जय हिंद दोस्तों। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न के आखिरी में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? देखिए, एक रूपी समाज से मतलब होता है कि जिस समाज में केवल एक ही जाति धर्म के लोग रहते हों, केवल एक ही फेस्टिवल मनाने वाले लोग रहते हों, तो उस समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी? तो विविधता की कमी पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही जाति धर्म के लोग होंगे। तो वहाँ पे समानता तो होगा, समरूपता होगा, लेकिन यहाँ पे कमी की बात कर रहा है, तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी होगी? विविधता की कमी होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? तो भारत में 3 स्तर के सरकार मौजूद हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायग्राम में। पहला हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मुखिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। और लोकल गवर्नमेंट को भी हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हो गया रूरल और दूसरा हो गया अर्बन। तो रूरल का पंचायती राज व्यवस्था देखता है और अर्बन का नगर पालिका। तो यहाँ पे कितने स्तर के सरकार मौजूद हैं? 3 स्तर के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुलभित करना है। अभी जो हम लोग पिछला प्रश्न देखे हुए हैं उसी पर आधारित है कि कौन से गवर्नमेंट कौन से निर्णय को लेती है। तो पहला दिया हुआ है रत्नागिरी के एक हिस्से को खोलना। देखिए, किसी राज्य के एक हिस्से को खोलने और बंद करने की बात करता है तो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। 2,000 रुपये का नोट जारी करना है, उसको बंद करना है, तो ये कौन करेगा? बड़े स्तर का काम हो गया, तो ये केंद्र सरकार करेगा। और क्षेत्रीय परिवहन का कार्यालय बनाना है, इस तरह का कार्य कौन करेगा? तो स्थानीय सरकार करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है। दूसरा देखते हैं उसका कारण, रीजन क्या दिया हुआ है। सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है। धन एकत्र करती है और गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जिससे वे बाजार से खुद नहीं खरीद सकते, जैसे स्वास्थ्य और देखभाल। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। गवर्नमेंट जो है अपने नागरिकों से टैक्स वसूलती है और अपने नागरिकों को क्या करती है? सुविधाएं मुहैया कराती है। यानी ए और आर दोनों सही है। पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वो भुर्ज यानी वर्ष की छाल कहाँ पाई जाती हैं जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं? तो ये याद करने वाली चीज़ है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना है। ये हम लोग जब थ्योरी क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग बढ़िया से समझेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम और सिलिका। तो ए और सी आपका हो जाएगा। ए और सी, ए और सी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन आपके समक्ष है। सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे। वो कौन सा राज्य है जिसमें सेंट थॉमस 2000 साल पहले आए थे? और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। एनसीईआरटी का लाइन है ये। और देखते हैं यहाँ पे कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल, केरल है, तमिलनाडु। सेंट थॉमस लगभग 2000 साल आए थे। कहाँ पे? केरल में। और ईसाई धर्म लाने का श्रेय भारत में इन्हीं को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा, तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। तो कोई भी नदी होती है जब वहाँ पे चलती है और आखिर में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है, यानी वो यहाँ पे आके मिल रही है दूसरे जल राशि में, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कोई भी नदी आती है और वो जो किसी बड़ी जल राशि में मिलती है तो उसे हम लोग नदी का मुहाना कहते हैं। तो हमारा डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नदी जब पहाड़ों से उतर कर मैदानी भागों से होते हुए जब नदी का मुहाना तक पहुंचती है, किसी बड़ी जलराशि में मिलने वाली होती है, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा कर लाती है और यहाँ पर लाकर क्या करती है? जमा कर देती है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। देखिए ये बात सही है। हिंदुस्तान शब्द जो है समय के साथ विकसित होते गया, उसका स्वरूप बदलते गया।
13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। सही बात है। और 16वीं शताब्दी की बात हो रहा है तो इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन के लिए किया गया। ये एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का दिया हुआ है। तो ये सभी दोनों वक्तव्य ए और बी दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन है, हम लोग इस पर जब थ्योरी क्लास करेंगे तो इस पर डिस्कशन कर लेंगे। और आखिरी प्रश्न हुआ, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? जमीनों का आधिपत्य के लिए, उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, परिवारों में जन्म के लिए, कब्रगाहों के लिए। तो ये किस चीज के लिए किया गया था? कब्रगाहों के लिए। चलिए आज का प्रश्न इतना ही था और जब अगला क्लास होगा तो इसमें प्रश्न को और बढ़ाया जाएगा। मैं आपसे आखिर में 4 बिंदुओं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे ही, उसके साथ में थ्योरी क्लास, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी चीज़ों को कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले इसमें से क्या स्टार्ट किया जाए। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का कुछ प्रश्न को दिखाया हुआ हूँ और इसके बाद में मैं वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आऊँगा जो एनसीईआरटी का लाइन होगा और बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो और जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता हो। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में।